स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, और डेली जो हम लोग बिहार दरोगा 2024 की जो अपकमिंग वैकेंसी है, जिसके बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को भी पता चला होगा कि लगभग 2000 प्लस वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट जल्द ही अनाउंस करने वाली है। तो उस क्रम में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, उसमें आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो स्पार्क पब्लिकेशन का जो नया वाला बुक है उसका ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जो है मिशन दरोगा के नाम से, मिशन बिहार दरोगा के नाम से जो ग्रुप है। उस ग्रुप में डेली 7:30 बजे आप लोगों को टेस्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर 8:30 बजे उस टेस्ट का आंसर की जो है वो उसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको अपने मार्क्स भेजने के टाइम दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर 9 बजे उसका रैंक लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है, और फिर उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। यह जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप लोग अभी तक इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास जो है वो किस भारतीय संस्था ने किया है। देखिए, स्टार फायर एल्गोरिथम जो है वो अंतरिक्ष में अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस से निपटने के लिए किया गया है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की घोषणा जो है वो किसके द्वारा स्थापना करने की किया गया है? सेबी के द्वारा, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेबी के द्वारा इसका घोषणा जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार जो है वो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, वो ऐप का नाम है उल्लास ऐप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्लास ऐप। इस उल्लास का फुल फॉर्म क्या है ये आपको ध्यान रखना है, या पूछा जा सकता है एग्जाम में। उल्लास का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। उल्लास जो है वो भारत सरकार के द्वारा आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के नागरिकों के बीच बुनियादी साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल में अंतर को दूर करने के लिए शुरू किया गया एक परिवर्तनकारी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले फ्लोटिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देश के पहले फ्लोटिंग सेंटर का उद्घाटन जो है वो कश्मीर के जो श्रीनगर में जो डल झील है उसमें किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डल झील। अमेजन इंडिया की अगर बात करते हैं तो अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसके फाउंडर जो है वो हैं जेफ बेजोस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला जो है वो उड़ीसा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया था? कब की बात कर रहा है? 1959 की। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत ये लिया था? अनुच्छेद 356 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 356 के तहत। एक्चुअली हुआ क्या था कि केरल की जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई जो कम्युनिस्ट राज्य सरकार था, उसको भंग करने के लिए पहली बार अनुच्छेद 356 का उपयोग जो है वो केरल में किया गया था। बात करते हैं अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और अनुच्छेद 349 जो है वो भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियम के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? सूरजमुखी की खेती में अग्रणी अगर राज्य आपसे पूछ रहा है तब उसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक। देखिए, याद रखिएगा,
कर्नाटक से एक तो हो गया सूरजमुखी, दूसरा याद रखिएगा कॉफी, तीसरा याद रखिएगा मक्का, और साथ ही साथ सोना का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल ही है। ठीक है, तो सूरजमुखी, कॉफी, मक्का, सोना, ये चारों जो है वो कर्नाटक से याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि सूरजमुखी की खेती में अग्रणी देश कौन सा है, तब याद रखिएगा यूक्रेन है। नेक्स्ट है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट असे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये एक्चुअली आपको क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये एक्चुअली ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे जो है वो पता है क्या लिखा हुआ है, ये अलीसा लिखा हुआ है। अब आप लोग बड़े आराम से इसका आंसर बता सकते हैं कि ये अलीसा टेस्ट के नाम से जो है वो एड्स नामक बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो एड्स है, वो वायरस संक्रमित रोग है। क्लियर है। आगे है कि ब्लैंक 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल सम्राट था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कि हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। क्लियर है। 1857 के विद्रोह के दौरान यही था। 1857 के विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था, पॉम्सटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। एलोरा की गुफाओं की अगर बात कीजिएगा तो 34 मठ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 34। इसमें याद रखिएगा, इसमें अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन कौन धर्म के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 से 12 जो है, 1 से 12 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद 13 से लेकर 29, मतलब टोटल ये तो हो गया कितना, 12 गुफा, और उसके बाद 17 जो है वो हिंदू का है हुआ, 13 से लेकर 29 तक। ठीक है, और उसके बाद 30 से लेकर 34 तक, मतलब 5 जो हुआ वो किसका हुआ, जैन का हुआ। कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि एलोरा की गुफाएं में कितने मठ है, तो 34। उसमें धर्म कौन कौन समाहित है, तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। और बौद्ध धर्म के कितने हैं, 12, हिंदू धर्म के कितने हैं, 17, और जैन धर्म के कितने हैं, तो 5। आगे है कि निम्न में से कौन सा संगठन जो है वो अर्थ विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो है वो प्रदान करता है। तो नोबेल पुरस्कार कौन देता है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। एक चीज आप लोगों को पता होगा, यह जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में किया गया था, लेकिन याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1968 में किया गया था। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, ये सब में जो मिलता है वो 1901 से मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कब से मिल रहा है, 1968 से मिल रहा है। क्लियर है। अब यहाँ अगर अर्थशास्त्र की बात करते हैं तब आपको ध्यान रखना है क्या, नोबेल पुरस्कार 2023 में अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और उनको महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का दिया गया है। आगे है कि भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई है। FICCI यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कहा जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1927 में हुई थी, और हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1927 में। नेक्स्ट है 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित ट्रेनों डून्स में से सबसे बड़ा कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि देहरादून जो है वो सभी दूनों में सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहरादून।
नेक्स्ट है कि कुष्ठ रोग ब्लैंक जीवाणु के कारण होता है। पहले तो यही ध्यान रखना है कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, और यह मुख्य रूप से त्वचा, आंख, नाक और बाहरी तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। अब यहाँ लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि किस जीवाणु के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। अब जैसे ही जीवाणु की बात करते हैं यानी बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया से होने वाले कुछ और रोगों के नाम भी याद रखिएगा, जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, टिटनस, प्लेग, काली खांसी, क्षय रोग। ये सब जो है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। आगे 1832 में दामी ने कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो यह जो है वो संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संथालों की भूमि। आप लोगों को ये चीज़ याद होगा कि राजमहल पहाड़ियों के आसपास संथालों के दिए गए क्षेत्र को ही दामिने कोह कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, संताल विद्रोह का जो टेनवर है वो 1855-56 है, और इसके दो प्रमुख नेता थे, सिंधु और कान्हू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पेन ड्राइव क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि चार्ट, ग्राफ या फिर कोई भी रेखा चित्र ये सबको हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लॉटर। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस राज्य में किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये जो सरदार सरोवर बांध हुआ ये नर्मदा घाटी विकास परियोजना का ही एक हिस्सा है। नर्मदा नदी की अगर बात कीजिएगा तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक नामक स्थान से है, और यह जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है, और साथ ही साथ ये डेल्टा के बजाय एस्चुरी जो है वो बनाती है। नेक्स्ट है कि ब्लैंक फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल बट ओपन XML मैक्रो इनवेल्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है। XML का मतलब समझते हैं क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपसे पूछ रहा है कौन से फाइल एक्सटेंशन होता है, तो .docm होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ब्लैंक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है कि फोडोंग मठ जो है वो स्थित है। तो फोडोंग मठ एक बौद्ध मठ है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर कौन है, हुंडरू जलप्रपात, झारखंड के रांची में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला फायर पार्क जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सूत्र जो है वो मौलिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों में सेविंग डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही है। M1 बराबर करेंसी नोट प्लस सिक्के प्लस डिमांड डिपॉजिट, यह भी सही है। M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत संगठनों के साथ कुल डिपॉजिट राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, यह भी सही है। फिर उसके बाद है कि M3 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मनी तोम्बी सिंह मणिपुर के खिलाड़ी हैं। तो मनी तोम्बी सिंह जो है वो मणिपुर के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल खिलाड़ी थे। फिर बाद में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है दोनों का सेम ही होता है।
कितना कितना वर्ष, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वही राजलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अब लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया अध्यक्षों का कार्यकाल। अच्छा, अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कौन करता है? तो राजलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनको हटाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ अपने कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पे तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो इसको हटा सकता है। क्लियर है? अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता है, राष्ट्रपति इसको हटा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, राजलोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा या कोई सदस्य जो होगा वो राज्यपाल को अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 316 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण। अच्छा, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह है ही, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण है ही, आवारा जानवरों द्वारा काटना ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ये ग्रीबा कैसरुकु परिपक्वता विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। ये किस में उल्लेखित था? तो अभी तो इस पे ये हो गया है, इसमें उल्लेखित किस में था? अनुच्छेद 331 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 331। अच्छा, एक और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 जो था वो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो यही अनुच्छेद 333 में ही था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। यह किस वर्ष राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? तो यह किया गया था 2005 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। याद रखिएगा, जूट उत्पादन में विश्व में बांग्लादेश जो है वो पहले स्थान पे है, और भारत में अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? आप लोगों को पता होगा, इनर्ट गैस ऐसे गैस को कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, और हमेशा क्या रहता है? मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब होता है, जिसमें रेडॉन क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। और गुब्बारे फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि क्या प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा, हैमिल्टन में हुआ था। तो क्या इसमें भारत भाग लिया था? नहीं, भारत भाग नहीं लिया था। तो भारत कब भाग लिया था? तो भारत इसके बाद जो 1934 में दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, कहाँ? लंदन में, उसमें भाग लिया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो जावा गर्त है? तो सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त किसका है? हिंद महासागर में है। और जावा गर्त कहाँ है? इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप के निकट स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंद महासागर। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन है, तो वो है मैरियाना गर्त, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में। क्लियर है? हिंद महासागर से एक चीज और ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है, और डियागो गार्सिया द्वीप भी जो है वो हिंद महासागर में ही स्थित है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत? यह है अनुच्छेद 21 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार की बात जो है वो कहा गया है। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 का क क्या है? अनुच्छेद 21 का क यह कहता है कि राज्य में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर है? और अनुच्छेदों की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कहता है। अनुच्छेद 17 आप लोग को पता होगा, अस्पृश्यता का अंत कहता है, छुआछूत की समाप्ति। और अनुच्छेद 20 की अगर बात करते हैं तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। आगे कि केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ओणम जो है वो केरल का एक राजकीय पर्व है जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में बारन हेस्टिंगस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? एक्चुअली देखिए, बारन हेस्टिंगस नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, ये जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो काशी पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन जो राजा चैत सिंह थे उस इतना बहादुरी उस समय दिखाए थे कि इसको भागना पड़ गया था। लेकिन फिर ये बात है कब की? 1780 की। ठीक है, लेकिन फिर 1781 में दोबारा जो है वो बारन हेस्टिंगस हमला करता है और फिर उस समय इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बनारस के जो राजा को, जिनका नाम है चैत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा चैत सिंह। बारन हेस्टिंगस से और भी चीजें याद रखिएगा। बारन हेस्टिंगस का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1774 से लेकर 1785 तक था। ये अपने कार्यकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा भी स्थापित किया था। तो ये एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है वो बारन हेस्टिंगस से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो यह किस ग्रंथि के कारण होता है? यह होता है थायराइड ग्रंथि के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि के कारण। ये एक्चुअली जो कैल्सिटोनिन जो है वो एक अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि थायराइड में पैराफोलिकुलर कोशिकाएं जो होता है उसके द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड हार्मोन के प्रभाव का विरोध करते हुए रक्त कैल्शियम को कम करने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह रक्त में फास्फोरस को भी कम करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते कहीं कहीं 4, कहीं कहीं 5 मार्च दिया हुआ रहता है। तो मार्च 1931 आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उस दिन क्या हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिस समझौता का उद्देश्य यह था कि सबने अवज्ञा आंदोलन अब आप बंद कर दीजिए और गोलमेज सम्मेलन में चलिए, कांग्रेस को लेकर आप हमारे साथ चलिए। यही तो था गांधी इरविन समझौता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1931। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है किसको? भीमराव अंबेडकर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो अचत शरत कमल जो है एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेबल टेनिस। नेक्स्ट है कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? एक्चुअली शहीदी सभा पता है क्या है? शहीदी सभा का आयोजन जो है वो जब गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन्हीं दोनों के बलिदान दिवस पर मनाया जाता है। तब तो अब आप लोग बड़े आराम से इसका आंसर बता सकते हैं कि पंजाब राज्य के द्वारा मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट ने राजा किसकी जीवनी लिखी थी? तो बाणभट्ट जो था वो किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। इसकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, एक है हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, तो बाणभट्ट के गुरु का नाम था भरचू।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है। यह बात कर रहा है सुधा मूर्ति की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो भारत के ये जो किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, यह बात कर रहा है पिट्टी द्वीप, जो कि भारत के लक्षद्वीप में स्थित है। यहाँ क्या है कि प्रत्येक बस प्रवासी पक्षी जो है वो अंडा देने के लिए आती है, इसीलिए इस द्वीप को पक्षी पिट्टी द्वीप भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिट्टी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा जो है वो विख्यात है। तो भारतीय नेपोलियन के नाम पर कौन विख्यात है? समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था, इसीलिए एक इतिहासकार थे बिसेंट स्मिथ, उसने भारत के नेपोलियन की संज्ञा जो है वो समुद्रगुप्त को दिया था। समुद्रगुप्त से और भी चीजें याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो था वो अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था, जो कि गया और नालंदा से 2 ताम्रलेख मिला है, वो उसमें समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र भारतीय घुड़कर का प्राकृतिक आवास है। तो देखिए, भारतीय घुड़कर यानी जो इंडियन वाइल्ड एस होता है, ठीक है, वो एक क्या है? जंगली जानवर है, जो कि दक्षिण एशिया का देशज है, जिसको कि गुजरात का जंगली गधा या बलूची गधा भी कहा जाता है, और यह जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु कच्छ रण में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, कब शुरू किया गया था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सालार जंग संग्रहालय जो है वो किस शहर में स्थित है। तो सालार जंग संग्रहालय जो है वो तेलंगाना में स्थित है, मतलब हैदराबाद में स्थित है ये। एक्चुअली ये हैदराबाद में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दारुल सिफा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह कर दिया गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के द्वारा कौन सा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। यह किया जाता है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड जो है वो भारत के बाहर जारी किया गया एक बॉन्ड है, लेकिन वहां के स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपया में इसको दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मसाला बॉन्ड। आगे है कि आजी लामू लोक नृत्य का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो आजी लामू लोक नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। आप लोग पढ़े होंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद से याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की भी रचना जो है वो की गई है। आगे है कि पहला सार्क सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ है। ठीक है, सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको कहा जाता है। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? ढाका में 1985 में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1985 में। आगे है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है। जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा, अभी कौन मंत्री है? खेल मंत्री, युवा मामले के मंत्री कौन है अभी फिलहाल? डॉक्टर मनसुख मांडविया है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और सबसे पहले यह किसको मिला था? सबसे पहले यह जो विश्वनाथन आनंद है शतरंज खिलाड़ी, उनको दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? ठीक है, तो यह एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ के कंपन की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 90 डिग्री पूर्वी यमोत्तर से होकर नहीं गुजरती है। देखिए 90 डिग्री पूर्वी यमोत्तर जो है, मतलब ग्रीनविच 90 डिग्री जो है, वो पूर्वी मध्यांश देशांतर रेखा की एक रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है। और वो भारत में आसाम राज्य और मेघालय से होकर गुजरती है, और साथ ही साथ भूटान और बांग्लादेश से भी गुजरती है। तो आसाम से गुजरेगी, मेघालय से गुजरेगी, बांग्लादेश से, भूटान से भी, सिक्किम से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम। नेक्स्ट है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, और उसका सूत्र होता है CaHCO2 का होल 3। यही तो होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ क्या पूछ रहा, हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया था? हंटर कमीशन आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा कि यह जो है वो हंटर कमीशन किसके द्वारा, कि सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो किया गया था, वो लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ कब हुआ था ये? 1882 में। तब आप लोग आराम से ऑप्शन भी इलिमिनेट कर सकते हैं कि लॉर्ड रिपन का टेन्योर कब से कब तक था? 1880 से लेकर 1884 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन से और भी कुछ चीजें याद रखिएगा। इसने 1882 में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था। इसके समय में ही 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना भी करवाया गया था। 1881 में ही यह प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया था, और सिविल सेवा में भी प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो है वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट है कि ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है अंबर। अंबर एक्चुअली सदाबहार पेड़ों का पीला जीवाश्म होता है, जो कि एक प्राकृतिक प्लास्टिक सामग्री है जो पहले से ही प्राचीन यूनानियों के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है? तो पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीवी सिंधु। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? SDG का मतलब समझते हैं क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो असमानताओं में कमी SDG 10 का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असमानताओं की में कमी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। जिनेवा से और याद रखिएगा ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये सब का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जिनेवा में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो कौन सा शब्द जो है वो मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो वो है महाधमनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाधमनी। महाधमनी शब्द जो है वही मानव हृदय की शारीरिक संरचना से संबंधित है। महाधमनी जो होता है वो शरीर के सबसे बड़ा और सबसे मेन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट धमनी है, जो कि हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है, और जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है। आगे है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जन गण मन जो है वो सबसे पहले कब गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1911 के अधिवेशन में। अब ये 1911 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो 1911 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब जन गण मन से याद रखिए, सबसे पहला इसके रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर।
दूसरा कि संविधान सभा जो है वो इसको 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। तीसरा कि यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब के कलकत्ता अधिवेशन में? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। अब जनगण मन का बात हो ही गया है तो वंदे मातरम का भी बात कर लेते हैं। वंदे मातरम भी सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रहीमतुल्लाह सैनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश जो है वो 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कथा सरित सागर की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो कथा सरित सागर की रचना जो है वो सोमदेव के द्वारा कश्मीर में किया गया था, जो कि संस्कृत साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोमदेव। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक HP यानी एक हॉर्स पावर के बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 746 वाट। नेक्स्ट है कि RBI अधिनियम का कौन सा अनुभाग है जो केंद्र सरकार को RBI के बोर्ड के अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद RBI को जनहित में आवश्यक माने जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो यह कौन से अनुभाग के तहत? तो यह जो है वो अनुभाग 7। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अनुभाग 7। याद रखिएगा RBI का जो लेखा वर्ष होता है वो जुलाई से जून तक चलता है, लेकिन जो भारत सरकार का लेखा वर्ष होता है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है। RBI की बात कीजिएगा तो अभी इसके गवर्नर जो हैं वो 25वें गवर्नर हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है कि ल्यूकीमिया जो है वो कैंसर है। तो ल्यूकीमिया जो है वो रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का ऐसा कैंसर है जो रक्त और अस्थि मज्जा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रक्त। नेक्स्ट है कि इदमाद उद्दौला का मकबरा, जिसे पेट्रा ड्यूरा के साथ सजावट की गई है, कहाँ में स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा। नेक्स्ट है कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूरा शैवाल। नेक्स्ट है कि ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन से हैं? तो इस जो ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है संस्था, इसके संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा इनको 2014 का नोबेल का शांति पुरस्कार भी जो है वो दिया गया था। 2014 में एक और लोगों को दिया गया था शांति पुरस्कार, जिनका नाम है मलाला यूसुफजाई। नेक्स्ट है कि दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? मतलब दो अमावस्या के बीच की क्रमगावत अवधि कितना होता है? 29.5 दिनों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 29.5। नेक्स्ट है कि हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो हैदराबाद को कब मिलाया गया था? 1948 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1948। नेक्स्ट है कि कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था वो कहाँ स्थित है? तो कालिंजर का किला जो है वो कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित है, जो कि 10वीं शताब्दी में चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को जो होता है वो मिट्टी में रहता है, लेकिन उसको यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बेलनकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो कि तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो यह तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? नागपट्टिनम जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित प्रावधान जो है वो वर्णित है। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में यह जो है वो वर्णित है।
ठीक है, और इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसे वैधानिक शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोला जाता है, जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर जैसे कि वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है। कब लागू किया गया था? आप लोग पढ़े होंगे जीएसटी के बारे में कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 1 जुलाई 2017 को जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके द्वारा जीएसटी ये किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट है कि सतीश शिवलिंगम का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो सतीश शिवलिंगम का संबंध जो है वो वेट लिफ्टिंग से है, मतलब भारोत्तोलन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विटिकल्चर को संदर्भित करता है। तो विटिकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कम्बन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? आप लोगों को पता होगा कि तमिल में रामायण को क्या कहा जाता है? रामावतरम कहा जाता है। और ये तमिल कवि कम्बन के द्वारा ही 12वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिल। नेक्स्ट है कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 0। शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। शुक्र से याद रखिएगा, शुक्र आकार और दूरी दोनों में लगभग दोनों में पृथ्वी के सबसे निकटतम है। सूर्य को सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी का भग्नी ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। और सूर्य जो है वो अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 ईस्वी में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो देखिए, शांत घाटी एक पन बिजली परियोजना जो है उसके द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए शांत घाटी आंदोलन स्कूल के शिक्षकों और केरल की एक संस्था था साहित्य परिषद, उसके नेतृत्व में एक एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। नेक्स्ट है कि बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई जो है वो सबसे छोटी बनेगी? आप लोगों को पता होगा कि 21 जून के दिन दोपहर 12 बजे जो सूर्य होता है वो बहुत ऊंचाई पर होता है, जिस कारण हमारी छाया भी जो है वो वर्ष की सबसे छोटी छाया होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीलंकाई गृह युग के संबंध में LTTE, जिसको हम लोग लिट्टे बोलते हैं, में टी का उपयोग किसके लिए किया गया था? लिट्टे आप लोग पढ़े होंगे कि लिट्टे क्या था? एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन था जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलयाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा टी, देखिए यहाँ टी दोनों है, अब ऑप्शन भी ये दोनों दे दिया है, एक का टाइगर्स एक का तमिल, ठीक है। तो एक का यहाँ टाइगर्स भी हो सकता है और तमिल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर पहले वाले टी की बात करेगा तो टाइगर होगा और दूसरे वाले टी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन के 3 प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला। तो प्राकृतिक गैस है ही, पेट्रोलियम है ही, कोयला है ही, अभ्रक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। अभ्रक जो है वो एक खनिज है। नेक्स्ट है कि बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी आर डिस्प्लेस्ड के पुस्तक के लेखक हैं मलाला यूसुफजाई, जिनकी बात अभी हम लोग कर ही रहे थे कि 2014 में इनको कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजाई। आगे है कि गोवर्धन मठ जो है वो निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ की अगर बात कीजिएगा तो यह उड़ीसा में पुरी नगर में स्थित एक मठ है जो कि जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था? आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 प्रमुख मठ बनवाया गया था उसी में से एक मठ है ये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरी। आगे है कि निम्न में से कौन सा संगठन जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरिटेज फाउंडेशन। अच्छा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अभी 2024 तो आया नहीं है, 2023 ही का बात याद रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है सिंगापुर और भारत जो है वो 131वें नंबर पे है। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी निम्न में से किस
स्थान पर स्थित है? तो टाटा किस स्थान में स्थित है? जमशेदपुर में, जो कि जमशेद जी टाटा के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव हैं? तो बथुकम्मा तेलंगाना राज्य का राज्योत्सव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो कारखानों आदि में बच्चों के द्वारा काम करने पर प्रतिबंध लगाया है? यह बात कर रहा है अनुच्छेद 24 की, जिसमें कि यह कहा गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 24। और अनुच्छेदों की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 31 यह कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी को ऐसी कामकाजी परिस्थितियां पाने का अधिकार है जो उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा का सम्मान करती हो। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहब के लिए सुल्तान पद्मश्री नाटक लेखन पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता है? गुरुचरण दास ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? तो कौन नहीं रखता था? राणा कुंभा नहीं रखता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरेबेलम। तो इस क्वेश्चन का जो को मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? हाँ, तो सेरेबेलम ही करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सेरेबेलम को छोटा मस्तिष्क भी जो है वो कहा जाता है। सेरेबेलम जो होता है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है। और यह जो है वो आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं भी जो है वो ग्रहण करता है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस की बात कीजिएगा तो हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सब जो है वो हाइपोथैलेमस के ही नियंत्रण में होता है। सेरिब्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी और चिंतन का जो है वो ये सब का केंद्र ये सेरिब्रम ही होता है। तो यह था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद 5 मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। पीडीएफ आप लोगों को अगर प्राप्त करना है तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग जाकर सर्च कर ले सकते हैं पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ जैसा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। मिशन बिहार दरोगा के नाम से वो व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ की डेली 7:30 बजे आपको टेस्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। 8:30 बजे आपको टेस्ट का आंसर दे दिया जाता है। फिर 9 बजे आप लोगों को टेस्ट का रैंक जो है वो दे दिया जाता है। और साथ ही साथ 9 बजे फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन भी उसका टेस्ट पीडीएफ का दिया जाता है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।